अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन। वेलकम टू स्टोरी मोड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, एक स्टोरी मोड जिसमें प्रीवियस तमाम स्टोरी मोड्स आपको मिल जाएंगे, उसको जरूर देख लेना, और एक मिलेगा आपको ऑल टॉपिक एक्सप्लेन जिसमें हर टॉपिक इन डिटेल हमें डिस्कस किया हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन ये होता क्या है? द मैप ऑफ कंप्यूटर सिटीज, इसको आप इस तरीके से समझिए, मैप ऑफ कंप्यूटर सिटी। अच्छा, आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन, इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस में पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ा था, पैरेललिज्म को डिटेल में पढ़ा था, और आज स्टोरी मोड आप बोल सकते हैं पूरा बेस्ड है पैरेललिज्म के ऊपर। सबसे पहले बिग पिक्चर समझिए। इमेजिन अ बिजी सिटी ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को एक बिजी सिटी आप एनालॉजी कर लीजिए। सम मशीन्स आर स्मॉल शॉप बाय रन वन वर्कर। कुछ मशीन है जिसको एक वर्कर के थ्रू चलाया जा रहा है। अदर्स आर जाइंट फैक्ट्रीज, और बाकी जो है वो मान लीजिए जाइंट फैक्ट्री है जहाँ पर मेनी पीपल बिल्डिंग थिंग्स एट द सेम टाइम, जहाँ पर एक वक्त में काफी सारा चीज बिल्ड किया जा रहा है कई इंसान के द्वारा। आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन, इसी को आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन कहते हैं। इज अ मैप दैट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज कंप्यूट्स, कंप्यूटर इज हाउ इट्स सिटीजन। यानी आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन हमें ये बताता है, वो एक मैप हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ये सिटी है, जो बिजी सिटी है, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं छोटा छोटा वर्क में, और कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पर कई चीज एक वक्त में बन रहा है। तो इस सिटी के जो सिटीजन्स है वो आप समझ सकते हैं इंस्ट्रक्शन और डेटा है जो कि यहाँ से वहां मूव होता है। हाउ बिल्डिंग प्रोसेसर, और बिल्डिंग जो है आप मान सकते हैं वो प्रोसेसर और मेमोरी है जो कि कनेक्ट होता है। एंड हाउ मेनी जॉब कैन रन असाइड, और कितना सारा काम एक साथ हो सकता है। यानी आसान शब्दों में आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन हम लोग ये देखते हैं कि डेटा और इंस्ट्रक्शन कैसे मूव हो रहा है, और प्रोसेसर और सीपीयू कैसे आपस में बात कर रहा है, और ये सब एक साथ कैसे हो रहा है, कॉन्करेंटली कैसे करके हो रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड। वेयर दिस फिट्स इन सीओए, सीओए में यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में कैसे फिट होता है? इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर दिस टॉपिक साइड्स इनसाइड कंप्यूटर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। कैसे? बिकॉज इट एक्सप्लेन हाउ द सीपीयू मेमोरी आर अरेंज टू हैंडल मेनी टास्क। क्योंकि हम लोग इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से सीपीयू और मेमोरी को अरेंज किया जाता है कि वो मल्टीपल टास्क को हैंडल कर सके। यानी मल्टीपल टास्क से मुराद पैरेललिज्म, यानी कॉन्करेंटली एक वक्त में बहुत सारा टास्क कर सके वो। अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस सी बोथ द लॉजिकल फ्लो एंड इंफॉर्मेशनल ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स इट। और आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन समझ के हमें ये पता चलेगा ना कि लॉजिकल फ्लो कैसे है वो भी हम समझ सकते हैं, और फिजिकल एक स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज किस तरीके से है वो भी हम लोग समझ सकते हैं। और इन सब को हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ। तो इसमें 3 पॉइंट आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर एक शहर की तरह समझ लीजिए। विजुअलाइज कंप्यूटर एज अ सिटीज विद डिफरेंट लेआउट एंड वर्क फ्लो। और क्लासिफिकेशन मैप को पहले समझ लीजिए, शोज हाउ इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोसेसर एंड मेमोरी आर ऑर्गेनाइज। यानी किस तरीके से इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोसेसर, मेमोरी एक साथ ऑर्गेनाइज्ड है, काम कर रहा है। और प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में आप ये समझ लीजिए द पार्ट ऑफ सीओए दैट फोकसेस ऑन सीपीयू एंड मेमोरी अरेंजमेंट। और जो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले समझिए कि ये एक स्पेसिफिक पार्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, जो खास करके डील इस पे करता है कि सीपीयू और मेमोरी कैसे अरेंज होता है, क्योंकि पैरेललिज्म में ये अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग द जर्नी, सो स्टार्ट करते हैं जर्नी को। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है हमने बहुत बार पीछे डिस्कस किया हुआ है, राइट? Every computer, no matter how fancy, obeys and rhythm, fetch an instruction, decode it and execute it, and store the value, store the result. Picture as librarian, control unit, fetch of instruction, guard a time, and translator, a decoder, read it, at work, ALU, job, doing a job। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है, मैंने इस 2 लाइन में ये बताने की कोशिश की है कि कंप्यूटर जिस भी किस्म का हो, पुराना हो, नया हो, मॉडर्न हो, फैंसी हो, फर्क नहीं पड़ता है। हर दुनिया में जो कंप्यूटर आज आपको मिल जाएगा, वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर से मैं डेस्कटॉप ले रहा हूँ, हर कंप्यूटर से जो कंप्यूटर मिल जाएगा आपको उसमें ये साइकिल होगा ही होगा, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल ऐसे ही होगा। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब होता है डेटा को फेच करना, डिकोड का मतलब होता है सीपीयू समझता है उस डिकोड को, उसको डिकोड करके करना क्या है, और एग्जीक्यूशन में एलयू काम करता है एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है। अब इसमें 2 स्ट्रीम्स होता है। स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है? ये जो फ्लो है, ये जो पूरा फ्लो अभी हमने बताया, फेच, डिकोड, साइकिल, ये 2 तरीके से होता है। इसमें 2 स्ट्रीम्स होता है। स्ट्रीम्स का मतलब ही फ्लो होता है। एक होता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, जिसमें क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्लोइंग इनटू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। यानी जो ये फेच, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट का जो साइकिल है ना, इंस्ट्रक्शन, जब ये इंस्ट्रक्शन के साथ ये होता है तो हम लोग इंस्ट्रक्शन स्ट्रीमिंग में देखते हैं, और जब यही काम डेटा
के साथ होता है द फ्लो ऑफ डेटा बैक एंड फोर्थ बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। और जब फेच डिकोड एग्जीक्यूट में डेटा बैक एंड फोर्थ होता है सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू जाता है ना, उस वक्त हम लोग डेटा स्ट्रीमिंग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये जो साइकिल है इसमें दो तरीका से ये साइकिल चलता है, एक इंस्ट्रक्शन के साथ, एक डेटा के साथ। ठीक हो गया। फाउंडेशन फॉर क्लासिफिकेशन, दीज टू स्ट्रीम आर द फाउंडेशन फॉर क्लासिफिकेशन कंप्यूटर क्लासिफाइंग कंप्यूटर डिजाइन। ये दो जो स्ट्रीम्स है ये बेसिकली फाउंडेशन है कंप्यूटर डिजाइन के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। हाउ डिड स्ट्रीम फ्लो साइंगली और सिंगली और पैरेलल, यानी एक साथ ये दोनों डेटा फ्लो करेगा या पैरेलली फ्लो करेगा, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन स्कीमा। और ये दो जो चीज है ना ये बेसिकली फॉर्म करता है बेसिक आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीमा पैरेललिज्म में। अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल रिदम हेल्प्स अस सी हाउ डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज दिस साइकिल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और यही साइकिल जो है जो हमने पढ़ा इसी को अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है अलग अलग स्पेसिफिक काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। ये चीज हम लोग पैरेललिज्म में पढ़ते हैं या पैरेलल कंप्यूटिंग में पढ़ते हैं। इसके बाद ये फिन्स फेमस मैप। अब ये फिन्स फेमस मैप क्या होता है? इन 1972 मिशेल फिन्स सेड लेट्स क्लासिफाई कंप्यूटर बाय हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड डेटा स्ट्रीम्स दे कैन हैंडल। यानी मिशेल फिन ने 1972 में ये क्लासिफाई किया कि चलो पता लगाते हैं कि कंप्यूटर जो है एक वक्त में कितना इंस्ट्रक्शन और कितना डेटा को हैंडल कर सकता है। जैसे कि हम लोग आज सर्वर्स वगैरह में भी देखते हैं ना कि आपने फॉर एग्जांपल होस्टिंग खरीदा तो वो एक साथ 1000 यूजर को हैंडल कर सकता है। अगर आप पैकेज ज्यादा लेते हैं तो वो एक साथ 5000 यूजर को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर भी वैसे था कि कंप्यूटर एक साथ कितना डेटा स्ट्रीम को और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को हैंडल कर सकता है। This created a simple but powerful framework that remains influential today। और ये जो चीज था सुनने में काफी सिंपल था लेकिन बहुत इफेक्टिव और पावरफुल फ्रेमवर्क था जिसके ऊपर पूरा का पूरा पैरेललिज्म और दीगर टॉपिक्स खड़े हैं। यानी ये फाउंडेशन बन गया फिर। और इस पे 4 कैटेगरी बताया गया, यानी फिन्स ने 4 कैटेगरी बताया कि भाई 4 कैटेगरी से ही ऐसा होता है कि डेटा स्ट्रीम और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जो है वो हैंडल हो सकता है। तो हैंडल होने के लिए 4 तरीका क्या था? सबसे पहले SISD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। थिंक ऑफ अ सिंगल लाइन रोड, यानी आप ऐसा समझिए कि एक रोड है जो सिंगल रोड है, जैसे कि क्लासिक सीक्वेंस मशीन वेयर वन इंस्ट्रक्शन ऑपरेट वन डेटा एट अ टाइम। यानी जो सबसे ओल्डेस्ट मशीन होता था वो इसी में चलता था, SISD होता था वो। यानी इंस्ट्रक्शन एक दीजिएगा तो डेटा भी एक ही बार उसको प्रोसेस करेगा, यानी एक इंस्ट्रक्शन एक डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। दूसरा होता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। उसमें ये होता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा, अ सिंगल ट्रैफिक लाइट टेल्स मेनी लेंसेज टू गो एट वंस, ग्रेट फॉर ग्राफिक्स और वेक्टर मैथ्स वेयर द सेम ऑपरेशन अप्लाई टू मल्टीपल डेटा टाइम्स। यानी ये मैंने ये भी बता दिया कि ग्राफिक्स में ये अच्छा काम में आता है, वेक्टर्स वगैरह में काम में आता है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है कि इंस्ट्रक्शन तो एक होगा लेकिन डेटा मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी आसान शब्दों में एक कुक है जो मल्टीपल खाना बना रहा है। कुक को समझ लीजिए इंस्ट्रक्शन होता है और डेटा को समझ लीजिए खाना होता है। तो यहाँ पर एक कुक एक खाना बना रहा है, यहाँ पर एक कुक मल्टीपल खाना बना रहा है। कितना समझ लीजिए फर्क। और यहाँ पर क्या है? MISD में क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। रेयर लाइक रिले रेस वेयर मेनी रनर्स वर्क ऑन द सेम बैक। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस द सेम डेटा स्ट्रीम ऑफ्टन द फॉल्ट टॉलरेंस। यहाँ पर कैसे सिनेरियो चल रहा है ना कि मान लीजिए मल्टीपल शेफ मिलके कोई एक खाना बना रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो मल्टीपल है डेटा एक है। ठीक हो गया। और ये रेयर चीज है, ये रेयर केस है। इसके बाद एक आता है MIMD जो कि सबसे वाइडली नोन है और आपका मेरे कंप्यूटर में यही होता है बेसिकली। ठीक है, MIMD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, अ बस्लिंग सिटी विथ मेनी इंडिपेंडेंट वर्कर। दिस इज हाउ मोस्ट मॉडर्न पैरेलल कंप्यूटर बिहेव विथ मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑन द डिफरेंट डेटा। यानी इसमें आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि बहुत सा शेफ है और बहुत सा शेफ बहुत सा अलग अलग खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजर 4 कैटेगरी होता है। फोकस ऑन बिहेवियर, फिन्स मैप या फिन्स क्लासिफिकेशन शोज बिहेवियर द पैटर्न ऑफ फ्लो विदाउट वरिंग अबाउट फिजिकल लेआउट। यानी जो फिन्स डायग्राम जो भी हमने पढ़ा 4 कैटेगरी ना, अब देखिए ये पूरा का पूरा किस चीज पे है कि डेटा का बिहेवियर, इंस्ट्रक्शन का बिहेवियर या एग्जीक्यूशन का फ्लो के ऊपर ये बात करता है, ना कि फिजिकल लेआउट कैसे है, यानी सीपीयू और मेमोरी कैसे अलाइन हो रहा है फिजिकली, उस पर बात नहीं करता है, ये उसके बिहेवियर के ऊपर बात करता है। इट फोकसेस ऑन हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा stream can be processed simultaneously, providing a high level overview या high level view of parallelism in computer system। तो ये भी जरूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम में, इस वजह से हम लोग ये पढ़ते हैं। देन अदर एक्सप्लोरर, अब दूसरे बहुत से एक्सप्लोरर्स आए जिन्होंने और भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया, जैसे कि बियॉन्ड फिन्स क्लासिफिकेशन अदर रिसर्चर डेवलप मोर डिटेल स्कीमा टू कैप्चर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यानी डिफाइन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए दूसरे रिसर्चर्स ने भी इसमें काम किया। एक यहाँ पर है फेंग्स
क्लासिफिकेशन क्या है? Fink's क्लासिफिकेशन लुक एट द डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। Fink's क्लासिफिकेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि पैरेललिज्म का डिग्री क्या है, यानी पैरेललिज्म का डिग्री को मेजर करने का एक तरीका, एक स्ट्रेटेजी उन्होंने दिया। वो कैसे? हाउ मेनी बिट्स और वर्ड कैन बी प्रोसेस एट वंस, यानी एक वक्त में कितना बिट या कितना वर्ड्स वो प्रोसेस कर सकता है। फ्रॉम बिट बाय बिट, यानी वर्ड सीरियल, बिट सीरियल। इसका मतलब क्या है? WSBS, यानी वर्ड भी सीरियल होगा, एक एक करके जाएगा, और बिट भी सीरियल होगा, एक एक करके जाएगा, जिसको शॉर्ट में WSBS भी कहा जाता है। टू फुल्ली पैरेलल वर्ड एंड बिट प्रोसेसिंग, यानी वर्ड पैरेलल एंड बिट पैरेलल, यानी WPBP, यानी दो तरीका है। एक है कि WSBS, यानी वर्ड भी सिंगल होगा और बिट भी सिंगल होगा। एक है वर्ड भी पैरेलल होगा, बिट भी पैरेलल होगा। तो ये दो पॉइंट को समझना जरूरी है। तो आइए इस दो को समझते हैं। वर्ड सीरियल, बिट सीरियल, इसका मतलब प्रोसेसर्स वन बिट एट अ टाइम सिक्वेंशियली, यानी जो ओल्ड मॉडल हम लोग अब तक पढ़ के आए हैं कि एक वक्त में एक ही काम करेगा, वो वाला था। इसके बाद क्या है? वर्ड पैरेलल, बिट पैरेलल, यानी प्रोसेस ऑल बिट ऑफ मल्टीपल वर्ड साइमल्टेनियसली, यानी तमाम बिट पे भी काम होगा और साइमल्टेनियसली भी काम होगा। ठीक है। इसके बाद आता है हैंडलर क्लासिफिकेशन, हमने ये भी पढ़ा हुआ था। हैंडलर क्लासिफिकेशन डिवाइड इनटू पाइपलाइन डिटेल, यानी पाइपलाइन डिटेल में, पाइपलाइनिंग डिटेल में, यानी किस तरीके से वो जुड़ रहा है, किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट को आप जोड़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे होंगे कि हर क्लासिफिकेशन अलग अलग एस्पेक्ट को टच कर रहा है, जो अलग अलग रिसर्चर्स ने फाउंड किया है। और हम लोग पैरेललिज्म जब पढ़ते हैं तो ये सब चीज पढ़ना और समझना जरूरी होता है। तो हैंडलर क्लासिफिकेशन किस चीज पे फोकस करता है कि पाइपलाइन डिटेल, किस तरीके से वो पाइपलाइंड हुआ है, अलाइनमेंट किस तरीके से हुआ है, डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी कंट्रोल यूनिट, ALU एंड बिट लेवल सर्किट कैन वर्क इन पैरेलल और इन स्टेज। इसमें हम लोग ये देखते हैं, हैंडलर क्लासिफिकेशन में ये डिस्क्राइब करते हैं कि कितना सारा कंट्रोल यूनिट है, कितना सारा ALU है, और कितना सारा बिट लेवल सर्किट्स है जो पैरेलली काम करता है या फिर स्टेजेस में काम करता है। इट यूजेस रोटेशन लाइक P into P complement, A into A complement and B into B complement to capture how machine chains operation। ये समझने के लिए कि मशीन किस तरीके से ऑपरेशन को चेनिंग करता है, यानी साथ में जोड़ता है। तो कंट्रोल यूनिट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी P का मतलब कंट्रोल यूनिट, और इसका मतलब ये होता है कि कितना नंबर ऑफ प्रोसेसर है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। A को रिप्रेजेंट किया जाता है ALU के लिए। ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड देयर अरेंजमेंट, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और उसका अरेंजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन ए में होता है। और बिट सर्किट्स को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बिट लेवल प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। बिट लेवल प्रोसेसिंग एलिमेंट और उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाता है। तो हैंडलर क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हम लोग, राइट। तो हैंडलर क्लासिफिकेशन में हम लोग ये तीन चीज पे फोकस करते हैं, और ये तीन चीज आपस में कैसे जुड़ा है, कैसे काम करता है, इस पर फोकस करते हैं। इसके बाद हमने देखा फिनर मेजरमेंट। फिनर मेजरमेंट क्या होता है? दिस क्लासिफिकेशन स्कीमा एड फिनर मेजरमेंट ऑफ पैरेलल पावर बियॉन्ड फिन्स सिंपल 4 बॉक्स, यानी ये जो स्कीमा है, ये फिन्स के जो 4 बॉक्स स्कीमा था, जो हमने पढ़ा था कि सीरियल वर्ड पैरेलल, वो सब हमने देखा था, ये उससे थोड़ा सा बेटर है। दे प्रोवाइड मोर डिटेल वे टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। यानी ये जो फिन मेजरमेंट है ना, ये जो फिनर मेजरमेंट है ना, ये फिन्स क्लासिफिकेशन से बेहतर है, क्योंकि फिन्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा लिमिटेड था। इसमें क्या है ना, मोर डिटेल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनल फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, और उसका कैपेबिलिटी के साथ भी। इसके बाद आता है फिजिकल लेआउट, यानी फिजिकल लेआउट यानी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि किस तरीके से फिजिकली स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर में, CPU मेमोरी। बिहेवियर वन थिंग, वायरिंग इज अनदर, आर्किटेक्ट ऑल्सो शॉर्ट कंप्यूटर बाय हाउ देयर प्रोसेसर एंड मेमोरी आर फिजिकली कनेक्टेड। यानी इस आर्किटेक्चर में हम लोग मेजरली यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से फिजिकली मेमोरी और CPU आपस में कनेक्ट है और आपस में बात कैसे कर रहा है। तो एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पे हम लोग पढ़ते हैं दो किस्म का मेन सिस्टम। एक हम लोग पढ़ते हैं शेयर्ड मेमोरी, जिसके अंदर आता है टाइटली कपल्ड। एक हम लोग पढ़ते हैं लूज कपल्ड मेमोरी, जिसमें शेयर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होता है। तो इसको भी, इन दोनों को हमने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और प्रोसेसर्स डिप्स इनटू द सेम मेमोरी पूल, यानी जितना भी प्रोसेसर इसमें है, आपके पास 8 प्रोसेसर है, आपके पास 10 है, आपके पास 12 है, एक ही मेमोरी उसका मेन सोर्स होगा, यानी ये जो मेन मेमोरी पूल है उसी में से सबको शेयर होता होगा। इट्स फास्ट गुड फॉर रियल वर्क, रियल टाइम वर्क, बट एवरीवन मस्ट पोलाइटली शेयर। यानी इसमें क्या होता है कि सब प्रॉपर तरीके से शेयर होना चाहिए, सिंक्रोनाइज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कौन किसको यूज कर रहा है। अगर ये हो तो ये फास्ट है और रियल टाइम में बहुत अच्छा है। अब इसमें बहुत सा कैटेगरीज आता है, यानी ये जो मेमोरी शेयर्ड है टाइटली कपल्ड, इसको एक्सेस करने का मेजरली 3 तरीका होता है, यानी 3 तरीके से एक्सेस किया जाता है, और वो तीनों तरीका बहुत ज्यादा चेंज करता है आपका सिस्टम और परफॉर्मेंस को और इवन यूज केस को। पहला होता है UMA, यानी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, इक्वल मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर ऑल प्रोसेसर। अब मान लीजिए 10 प्रोसेसर है, तो ये जो शेयर्ड मेमोरी है ना, इन सबको 10 प्रोसेसर एक ही वक्त में एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक ही वक्त का मतलब ये नहीं है एक साथ, एक ही वक्त का मतलब है कि
प्रोसेसर नंबर 1 को जितना टाइम लगेगा एक्सेस करने में, प्रोसेसर नंबर 10 को भी उतना ही लगेगा, 5 को भी उतना ही लगेगा। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेसर कितना है, कोई भी अगर एक्सेस करेगा मेमोरी को वो बराबर स्पीड या बराबर एक्सेस ही कर सकता है। ठीक है, दूसरा आता है NUMA यानी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। ईच प्रोसेसर हैज लोकल मेमोरी प्लस स्लोअर एक्सेस टू अदर, यानी हर प्रोसेसर के पास अपना एक लोकल मेमोरी होता है, उससे वो सबसे स्पीड बात कर सकता है। लेकिन अगर वो लोकल मेमोरी के बाहर यानी शेयर्ड मेमोरी में जाना चाहता है तो फिर उसको स्लोअर एक्सेस होगा। ठीक है, और बाकी इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद एक होता है COMO यानी कोमा, उसमें क्या होता है कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है कि कैश ओनली मेमोरी एक्सेस करते हैं आप, यानी एवरीथिंग इज कैश फॉर्मिंग अ ग्लोबल मेमोरी स्पेस, यानी सब चीज को कैश बना दे रहता है और वो सब कैश मिलके ग्लोबल मेमोरी स्पेस बन जाता है। ठीक है, इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर कैशिंग इस्तेमाल होता है, यहाँ पर लोकल मेमोरी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लूजली कपल्ड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी एंड टॉक टू अदर बाय सेंडिंग मैसेजेस। हर प्रोसेसर के पास अपना अपना मेमोरी होगा और दूसरा प्रोसेसर किसी और का मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, और आपस में जब प्रोसेसर्स बात करेंगे ना तो वो मैसेज सेंडिंग के थ्रू यानी मैसेज सेंड कर करके बात करेंगे। ठीक है, लाइक इंडिपेंडेंट हाउस कनेक्टेड बाय अ मेल सर्विस, दीज अवॉइड मेमोरी कन्फ्लिक्ट बट नीड केयरफुल कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, यानी ये बिल्कुल इस तरीके से है कि अलग अलग कंप्यूटर है, पूरा अलग अलग पूरा सिस्टम है और वो आपस में बात कर रहे हैं मैसेज सेंड कर करके। ठीक है, तो इसमें होता ही है कि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट इससे बच जाता है, क्योंकि सबका पास अपना सेपरेट मेमोरी है। यानी मेरे पास जो कंप्यूटर है उसका मेमोरी से और आपका घर में जो कंप्यूटर उसका मेमोरी से क्या ही लेना देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कोई दूर दूर का लेन देन नहीं है। तो इससे बेटर ये होता है ना कि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स बच जाता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि आपका मेमोरी मेरा मेमोरी और 3-4 अलग अलग कंप्यूटर का मेमोरी को ऐड कर दे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो। तो वहां पर यानी टाइटली कपल्ड में इसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन लूज कपल्ड में एडवांटेज है कि हमें मेमोरी को ज्यादा मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, लेकिन केयरफुल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर है। यहाँ कम्युनिकेशन ईजी होता है क्योंकि सब सेम मेमोरी से ले रहा है। ठीक हो गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन करो या यहाँ पर कम्युनिकेशन करो, इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे किस्म का होता है, क्रॉस बार होता है, मल्टी स्टेज होता है, स्विचिंग होता है। दे आर द रोड्स, ये रोड के तरह होता है, यानी इन्हीं पाथ के थ्रू चाहे लूज कपल्ड हो या टाइटली कपल्ड हो आप बात कर सकते हैं। यानी सीपीयू मेमोरी आपस में जो बात करता है वो इन्हीं रास्तों की मदद से बात करता है, चाहे लूज हो चाहे फिर शेयर्ड हो। लिंक प्रोसेसर एंड मेमोरी, जैसे मैंने कहा द डिजाइन ऑफ दिस नेटवर्क सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। सॉरी, ये चीज यानी ये जो नेटवर्क कनेक्शन जो है, ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क बहुत ज्यादा डिसाइड करता है और वेरी करता है इस चीज पर कि आप क्या चूज कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर आपका यूज केस भी चेंज हो सकता है, सिस्टम परफॉर्मेंस मैटर कर सकता है, स्केलेबिलिटी मैटर कर सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज है जो दोनों में काम में आता है, लेकिन अलग अलग नेटवर्क का जो रोड है या नेटवर्क का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है वो अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद है फाइंडिंग पैरेललिज्म टास्क यानी गेन साइजिंग, यानी अब आप ढूंढेंगे कि कौन कौन सा टास्क को पैरेलल किया जा सकता है। यानी पैरेलल एग्जीक्यूशन आपको पता है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होगा, एक वक्त में 2 या 2 से ज्यादा एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए मेरे पास 8 कोर है, 8 प्रोसेसर है मेरे पास, तो हम एक ही टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं 8 बार डिवाइड करके। तो क्या होगा कि एक ही बार एक क्लॉक साइकिल में 8 हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, अपने मन मर्जी से उठा के तो पैरेलल नहीं कर सकते ना। तो पैरेलल कैसे करेंगे या कब करेंगे या किसको पैरेललिज्म में लगाया जा सकता है, वो हम लोग पढ़ते हैं गेनिंग साइज में या ग्रेनिंग साइज में, फाइंडिंग पैरेलल टास्क। पैरेललिज्म इजंट जस्ट अ हार्डवेयर, पैरेललिज्म सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता है कि सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट और पैरेललिज्म चल गया। इट्स स्टार्ट विद अ प्रोग्रामिंग, पैरेललिज्म स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग के साथ। वी लुक अ पीस ऑफ दैट कैन रन एट द सेम टाइम, हम वो चूज है, यानी मान लीजिए पूरा का पूरा प्रोग्राम है, मान लीजिए 100 लाइन का कोड है, हम लोग ये ढूंढते हैं उस 100 लाइन के कोड में कि कौन कौन सा ऐसा लाइन है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे होता है। तो एक दूसरे पे अगर वो डिपेंडेंट होगा और हम उसको बराबर एग्जीक्यूट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि वो लाइन मान लीजिए ए है और बी है, ए ऊपर है बी नीचे है। अब बी अगर ए के साथ डिपेंडेंट है, यानी मान लीजिए ए का रिजल्ट ही बी में जाएगा और हम बी को साथ में एग्जीक्यूट कर दे, तो बी के पास तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ए और बी साथ में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो मस्ट हमको बी को बाद में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ए से, राइट? इतना आपको समझ में आ रहा है? तो पैरेलल फाइंडिंग पैरेलल टास्क या ग्रेनिंग साइज में हम लोग ये देखते हैं ना कि कौन कौन सा टास्क आपस में कनेक्टेड नहीं है या डिपेंडेंट नहीं है। जो जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, उसको हम लोग पैरेलल लगा देते हैं, क्योंकि उससे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो जो डिपेंडेंट है उसको हम लोग पैरेलल में नहीं लगाते। लेकिन ये चीज करने के लिए कुछ तरीका होता है, कुछ फॉर्मूलाज। अब सबसे पहले तो पैरेललिज्म का लेवल्स होता है। लेवल में हम लोग देखते हैं फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन और कोअराइज ग्रेन। अब फाइन ग्रेन का मतलब क्या होता है? टाइनी इंस्ट्रक्शन चंक, यानी इंस्ट्रक्शन काफी कम होगा, लेस देन 20 इंस्ट्रक्शन। कोई ऐसा कोड है आपके पास जहां पर इंस्ट्रक्शन काफी कम है, लेस देन 20 है, लाइक असेंबली लाइन माइक्रो स्टेप्स,
लूप्स ऑफर्स मिनी पैरेलल टास्क बट विद हायर कोऑर्डिनेट्स ओवरहेड। यानी ऐसा बहुत सा छोटा छोटा प्रोग्राम होता है जहां पर आप पैरेललिज्म कर सकते हैं, तो वो फाइन ग्रेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है मीडियम ग्रेन। मीडियम ग्रेन में क्या होता है ना, प्रोसीजर्स और सब रूटीन्स विद हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बैलेंस पैरेललिज्म विद कोऑर्डिनेशन कॉस्ट। यानी कोऑर्डिनेशन और जो आप बोल सकते हैं कि पैरेललिज्म को बैलेंस करता है। यानी आमतौर पे ये असेंबली वगैरह में आप करते हैं तो होता है, आम बाकी जगह भी हो सकता है बट आम एग्जांपल है। और यहाँ पर क्या है कि ये मीडियम आमतौर पे मान लीजिए जब आप कोडिंग करते हैं, आम कोडिंग जब आप करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो मीडियम ग्रेन के अंदर ही आमतौर पे आ जाता है। और जो कोअराइज ग्रेन है, होल प्रोग्राम और लार्ज टास्क विद थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन ओवरहेड बट फ्यूअर पैरेलल अपॉर्चुनिटी। यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप मान लीजिए आपने पूरा लाइब्रेरी लिखा, मैं एक लाइब्रेरी लिखता हूँ, अब यहाँ पर स्टिल अगर आप थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह आपको बेसिक्स पता है ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे क्योंकि ये है ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर आप नहीं समझते, मैं कोशिश करूंगा आपको ब्रेक डाउन करके समझाने का। मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब वो लाइब्रेरी जो बुक वाला हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई लाइब्रेरी है, मान लीजिए जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट आपको पता है या सी पता है, अब उसका एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, आपको प्रोवाइड करता है वो बहुत सारा कोड जो आपको लिखता ना पड़े और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो लाइब्रेरी जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो लाइब्रेरी वगैरह और इस किस्म का कोड जो एक साथ काम कर रहा है, या एक पूरा प्रोग्राम है, 4-5 फंक्शन जो आपस में काम कर रहा है, उनको पैरेललिज्म में लगाना मुश्किल होता है क्योंकि एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। इस वजह से उसको पैरेललिज्म में लगाना डिफिकल्ट होता है, कोड ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर पैरेललिज्म का अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता है। यहाँ पर मीडियम मीडियम होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि कोड क्या है यहाँ पर, बहुत सिंपल सिंपल है। यानी ए बी को ऐड करो, फिर ए सी को माइनस करो, फिर डी सी को प्लस करो और फिर ए सी को प्लस करो। तो पहला जो 3 काम था वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसलिए वो पैरेललिज्म में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिपेंडेंसीज में। जाहिर सी बात, हमने बात किया डिपेंडेंसी। बिफोर स्प्लिटिंग द टास्क वी कैन चेक द डिपेंडेंसी। टास्क को स्प्लिट करने से पहले, यानी पैरेललिज्म में चढ़ा देने से पहले कि भाई पैरेललिज्म लगा दो, आपको डेटा डिपेंडेंसी पता होना चाहिए। तो डिपेंडेंसी में 3 डिपेंडेंसी होता है, एक डेटा डिपेंडेंसी, एक कंट्रोल डिपेंडेंसी, एक रिसोर्स डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी का मतलब है कि डज वन इंस्ट्रक्शन नीड अनदर आउटपुट, यानी एक इंस्ट्रक्शन पे दूसरा आउटपुट चाहिए होता है। ट्रू डिपेंडेंसी प्रिवेंट पैरेलल एग्जीक्यूशन, यानी अगर डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ट्रू हो जाए तो पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते आप। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला चीज है यार। अगर बी लाइन में मुझे ए का आउटपुट चाहिए तो पहले तो ए को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा ना, तभी तो बी के अंदर उसका वैल्यू आएगा। दोनों को साथ में चला देंगे तो बी तो एम्प्टी रहेगा ना वहां पर। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है कंट्रोल डिपेंडेंसी। कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होता है? लूप और इफ एल्स ऑर्डर दैट इफेक्ट व्हिच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ब्रांच कैन लिमिट पैरेललिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप लूप या इफ एल्स लगाते हैं ना, वहां पर बहुत सा कंडीशंस लगाते हैं जहां पर वो पीछे में भी आइटरेट करता है। यानी अब ये अगेन थोड़ा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अगर आप प्रोग्रामिंग में छोटा मोटा एल्गोरिथम वगैरह अगर आप लिखते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि लूप कंडीशनल, यानी लूप और इफ एल्स जब लगाते हैं तो वहां बहुत सारा कंडीशंस लग जाता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा यानी पैरेललिज्म लिमिटेड हो जाता है। पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा लिमिटेड होता है। इसके बाद आता है रिसोर्स डिपेंडेंसी। डू टास्क फाइट फॉर द सेम हार्डवेयर, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट कैन सीरियलाइज एग्जीक्यूशन। यानी मान लीजिए एक रिसोर्स है आपके पास, एक रिसोर्स है आपके पास, एक बस है आपके पास, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और आपको 3-4 काम एक साथ करना। जाहिर सी बात, एक बस में 3-4 काम तो हो नहीं सकता, तो वो पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं, वो सीरियल एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, फिर एक के बाद एक जाएगा। ठीक हो गया, तो ये डिपेंडेंसीज होता है यहाँ पे। इसके बाद आता है ब्रीनस्ट्रेन कंडीशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रीनस्ट्रेन कंडीशन गिव्स द नीट टेस्ट टू टास्क कैन रन इन पैरेलल ओनली इफ दे नेवर ट्राई टू रीड एंड राइट द सेम मेमोरी लोकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट वे। दिस इज अ फॉर्मल अप्रोच हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग पैरेललाइज्ड कोड सेक्शंस। इन आसान शब्दों में ये, इसमें हम लोग बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग यही देखते हैं किस तरीके से पता करेंगे कि एक कोड दूसरे कोड के साथ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हाउ इट फिट्स इन सीओए। सीओ में ये कैसे करके फिट होता है? सीओए यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वांट्स यू टू सी बोथ बिहेवियर, इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्लो एंड स्ट्रक्चर, हाउ कंपोनेंट कनेक्ट, आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन टाइज देम टुगेदर। यानी सीओए में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में, जब आप पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो दो चीज आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्लो हो रहा है और किस तरीके से फिजिकल कंपोनेंट आपस में जुड़ा हुआ है। और ये दोनों चीज को जोड़ने वाला काम आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन करता है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टोरी मोड का हमारा मकसद भी यही होता है कि हर टॉपिक को आपस में लिंक करना, रियल वर्ल्ड में वो कैसे काम कर रहा है। इसमें आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल शोज द बेसिक सीपीयू रिदम दैट ऑल आर्किटेक्चर फॉलोज वेदर सीक्वेंशियल और पैरेलल। अंडरस्टैंडिंग दिस साइकिल इज अ फंडामेंटल टू सी हाउ डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज और पैरेललाइज इट। अब आप सीरियलाइज यानी सीक्वेंशियल हो या फिर पैरेलल कंप्यूटिंग हो, दोनों में ही इंस्ट्रक्शन साइकिल बिल्कुल सेम चलता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्कीमा। क्लासिफिकेशन स्कीमा हम लोग क्या क्या देखे ऑलरेडी, जैसे कि फिन था, फेंग था और हैंडलर क्लासिफिकेशन था। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है द टाइप ऑफ पैरेललिज्म एंड हाउ दे मैनिफेस्ट देयर डिफरेंट आर्किटेक्चर। यानी कितना टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है और कैसे कैसे वो सूट करता है अलग अलग आर्किटेक्चर को, या डिफरेंट काम करता है, या डिफरेंट यूज केस है उसका। इसके बाद हमने देखा शेयर्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी में हमने क्या देखा? शोज फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट्स इफेक्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग मॉडल्स। यानी शेयर्ड मेमोरी हो या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी हो, यानी टाइड सिस्टम हो या लूज सिस्टम हो, इसमें हमने ये देखा कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स का किस तरीके से है और उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग मॉडल कैसा करके रहेगा। उसके बाद हमने देखा
ग्रेन साइज एंड डिपेंडेंसीज। ये हमने इसमें क्या देखा, हमने टीच हाउ सॉफ्टवेयर कैन एक्सप्लॉइट द हार्डवेयर बाय आइडेंटिफाइंग पैरेललाइजेबल कोड सेक्शन। यानी ग्रेन में हमें क्या देखा, ग्रेन साइज में मेजरली हम लोग यही ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम लोग कोड को, जो कोड एज अ प्रोग्रामर आप लिखते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं पैरेललिज्म करवाने के लिए, यानी पैरेलल एग्जीक्यूट करवाने के लिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग दिस स्कीमा हेल्प्स व्हेन यू डिजाइन प्रोसेसर, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम और पैरेलल एग्जीक्यूशन और चूज द राइट आर्किटेक्चर फॉर द राइट टास्क लाइक एआई ट्रेनिंग और साइंटिफिक सिमुलेशन। यानी ये नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट होता है ना, आप समझते हैं कि किस काम के लिए कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कब पैरेलल एग्जीक्यूशन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। मुझे एआई के लिए एक स्पेसिफिक कंप्यूटर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एआई का रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से पैरेललिज्म अच्छा होगा, सीक्वेंशियल अच्छा होगा, उस हिसाब से। ठीक है, दिस नॉलेज ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग। और ये जो नॉलेज है ये इस चीज का गैप को फिल करता है कि एक जगह आप सिर्फ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आप कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, और एक जगह आप प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ थियोरेटिकल जरूरी है। सिर्फ थियोरेटिकल है तो भी कोई फायदा नहीं होगा, और सिर्फ प्रैक्टिकल है तो भी गलती होगा ना, आप उतना हाई लेवल ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। दोनों को ब्रिज करना जरूरी है। तो क्या क्या हमने पढ़ा उसको अगर रिकैप करें, सिंस एज अ स्टोरी आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन इज अ ब्रिज बिटवीन द लॉजिकल डांस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द फिजिकल सिटी ऑफ प्रोसेसर्स एंड मेमोरी। इट टेल्स यू not only what the computer does, but how its internal society is organized to that countless operation of march to sprint together। यानी आपस में किस तरीके से काम करते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्ट्रक्शन डेटा फ्लो हमने देखा, जिसमें हमने SISD, SIMD, MISD और MIMD देखा। जैसे कि GPU SIMD में चलता है, मल्टी कोर MIMD में चलता है। ठीक है, GPU आपको पता है ग्राफिक कार्ड ये इसमें चलता है और ये इसमें चलता है। इस तरीके से डिग्री ऑफ पैरेललिज्म हमने देखा फिंग में। उसमें हमने क्या देखा, बिट वर्सेस वर्ड, यानी कितना बिट्स कितना वर्ड प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम। जिसमें हमने WP BP देखा, यानी वर्ड पैरेलल एंड बिट पैरेलल, फुल्ली पैरेलल, इसको हम लोग फुल्ली पैरेलल भी कहते हैं। इसके बाद हमने पाइपलाइन डिटेल हैंडलर यानी पाइपलाइन डिटेल हैंडलर में हमने देखा A यानी P मतलब प्रोसेसर यूनिट, यानी कितना प्रोसेसर है, A का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और B का मतलब BLC नोटेशंस, जिसमें हम लोगों ने ये सब देखा। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा शेयर्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। फिजिकल स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, शेयर्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी देखा, जिसमें हमने UMA देखा, यानी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, और इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, COMA कैश वगैरह, और लूजली कपल्ड देखा। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर गेनिंग में देखा, यानी ग्रेन में देखा हमने, उसमें फाइन ग्रेन देखा, मीडियम देखा और कोअराइज देखा। उसमें हमने लूप पैरेललिज्म देखा वर्सेस होल प्रोग्राम, यानी लूप में पैरेललिज्म लगेगा और होल प्रोग्राम में लगता है उससे रिलेटेड, क्योंकि होल प्रोग्राम में आपस में सब चीज कनेक्ट होता है मोस्टली। लूप में क्या होता है कि एक छोटा सा प्रोग्राम होता है लूप का, उसको अब 2-3 लूप को अलग अलग पैरेललिज्म कर सकते हैं, लेकिन होल प्रोग्राम को करना डिफिकल्ट होता है। की टेक अवे, आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन प्रोवाइड मल्टीपल लेंसेज टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर सिस्टम बाय एग्जामिनिंग बोथ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। यानी आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो प्रोवाइड करता है आपको मल्टी लेंस, यानी अलग अलग देखने का दृश्य, अलग अलग देखने का अप्रोच टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर सिस्टम, कि आप कंप्यूटर सिस्टम को समझ सके बाय एग्जामिनिंग बोथ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। बाय एग्जामिन करके बोथ बिहेवियर कि कैसे करके वो काम कर रहा है, जब पैरेललिज्म में आपने उसको लेके गए सिंगल से सीक्वेंशियल से, और उसका एक स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहा है। वी गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ हाउ कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिफरेंट टास्क। किस तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड होता है और किस तरीके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसका हमने कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लिया। दिस नॉलेज इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्ट, system programmer and anyone seeking to understand the fundamental principle that underpin all computer systems। यानी ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज हमने लिया, ये एसेंशियल नॉलेज है उसके लिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं, यानी जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं उनके लिए, सिस्टम प्रोग्रामर जो सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए, और ऐसा कोई भी शख्स जो नॉलेज लेना चाहता है कंप्यूटर सिस्टम का या फिर हर किस्म का कंप्यूटर सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम तो बहुत किस्म का है, सिक्वेंशियल आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पैरेललिज्म, अगर आप सिर्फ सिक्वेंशियल का लॉजिक समझना चाहते हैं कैसे काम करता है, वो लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, मतलब ये सब टॉपिक उसमें जरूरी नहीं होता। अगर आप ये सब ना भी पढ़ेंगे, सिक्वेंशियल तो आपको आता है, लेकिन वो पढ़ के फायदा ही क्या है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर डिजाइन करना चाहते हैं तो आज कोई सिक्वेंशियल कंप्यूटर डिजाइन करता नहीं है, आज सिंगल कोर तो चलता नहीं है, आज तो मल्टीपल कोर है, ऑप्टिमाइजेशन तो बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सिस्टम डिजाइन और यानी कंप्यूटर आर्किटेक्ट और सिस्टम प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप अगर सिस्टम बनाना चाहते हैं। फर्दर डायरेक्शन, एज कंप्यूटिंग कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद अ न्यू पैराडाइम लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर एंड स्पेशलाइज्ड AI एक्सेलरेशन क्लासिफिकेशन स्कीमा विल आल्सो नीड टू अडॉप्ट। यानी अभी आप देखिए कैसे हो रहा है ना, अब कंप्यूटर और ज्यादा और नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि इवॉल्व हो रहा है, नया नया अलग अलग पैराडाइम इवॉल्व हो रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी आपको पता है तो बहुत पहले से, लेकिन अभी धीरे धीरे फेमस हो रहा है। अभी भी स्टिल क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा उरूज पे नहीं है, आने वाला कुछ साल में जब क्वांटम कंप्यूटिंग में काफी सारा रिसर्च हो जाएगा और ज्यादा प्रोग्रामर्स वहां पर आएंगे और ज्यादा क्वांटम सर्किट्स वगैरह बनाया जाएगा, तब जाकर उसका डिमांड बढ़ेगा।
बट ये अभी राइजिंग फेज में है, बहुत ज्यादा राइज नहीं हुआ। इसी तरीके से न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर ये भी लेस कॉमन है। स्पेशलाइज्ड एआई एक्सेलरेशन, एआई आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप पे और राइज पे है और हर चीज को ऐसे बनाया जा रहा है कि एआई इस पे काम कर सके, क्योंकि एआई क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट को कमाता है और लोग चाहते हैं कि ह्यूमन एफर्ट लेस हो जाए और प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। जो काम एक ह्यूमन कर सकता है 10 दिन में, उसको एआई कर सकता है 2 से 5 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ भी डिपेंडिंग ऑन कि एआई का लेवल क्या है, और अगर एआई का लेवल इंक्रीज करेंगे तो क्या कंप्यूटर का लेवल सेम में वो एआई चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आप जो एआई बॉट को या कोई भी एआई मॉडल को, मॉडल से मुराद रॉ मॉडल नहीं, कोई भी एप्लीकेशन, एआई बेस्ड एप्लीकेशन, कोई भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन को अगर आप चला रहे हैं विंडोज 11 में, तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक्सपी में चल जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? बहुत सारी चीज सपोर्टेड नहीं होगा, वो आउटडेटेड है, तो हर चीज को देखा जाता है। हाउएवर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फ्लो, डेटा एक्सेस एंड फिजिकल कंपोनेंट विल रिमेन रेलिवेंट। यानी अब ऐसा भी नहीं है कि जब पैराडाइम आप चेंज करेंगे तो वहां पर एकदम ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन फिश आर्किटेक्चर हो गया, फ्लो हो गया, डेटा फ्लो हो गया, डेटा एक्सेस करने का तरीका हो गया कि सीपीयू मेमोरी से लेता है, मेमोरी में फिर स्टोर भी करता है सीपीयू। इसी तरीके से जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिमेन रेलिवेंट, यानी ये सब रेलिवेंट रहेगा, ये सब नहीं बदलने वाला। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जितना भी अलग अलग पैराडाइम में चले जाए, वो है तो कंप्यूटर ही ना। आप कह तो उसको कंप्यूटर ही रहे हैं ना, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटर बोले या फिर आप उसको एआई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बोले, आप उसको सुपर कंप्यूटर बोले, कुछ भी बोले, अगर वो कंप्यूटर है तो जो बेसिक वन न्यूमन आर्किटेक्चर हम लोग बहुत वीक पहले पढ़े थे ना, उसी पे वो बेस्ड है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब वन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, तो मैं उस वक्त मैंने ये बोला था कि जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है ना, वो सब फाउंडेशन है, वो सब बेस्ड है, डिपेंडेंट है वन न्यूमन के ऊपर। ऑफ कोर्स पावरफुल है, लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो वन न्यूमन वाला है। तो इसीलिए आप देखिए, जॉन वन न्यूमन ने जो वन न्यूमन आर्किटेक्चर बनाया था, वो कितना पावरफुल था। आज जितने भी हाईली डेवलप्ड आर्किटेक्चर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड बन रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम बन रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ये सब उस वक्त था ही नहीं। जो पैरेललिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं उस वक्त कुछ नहीं था ये सब, ठीक है। बट स्टिल जो पैरेलल कंप्यूटिंग या जो पैरेलल और सिक्वेंशियल कंप्यूटिंग में फर्क है, वहां पर भी जो कंपोनेंट्स और जो बेसिक आर्किटेक्चर है कि सीपीयू होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, मेमोरी ऐसे बात करेगा, पेरिफेरल डिवाइस को संभालेगा, ये सब तो बिल्कुल सेम था, राइट। तो पॉइंट इज कि जो आपने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि उसका जरूरत नहीं आएगा, वो तो फंडामेंटल है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आगे जाके आप और बहुत ज्यादा एडवांस चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट एवर कम्स नेक्स्ट द वट एवर एंड एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट एवर कम्स नेक्स्ट, यानी जो भी चीज नेक्स्ट में आने वाला है उसका फाउंडेशन को समझने के लिए पुराना जो चीज है, पुराना आर्किटेक्चर है, वो समझना जरूरी होता है इन द एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। समझ में आया? यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फ्यूचर में बहुत सारे डेवलपमेंट आने वाला है, आएगा भी, लेकिन उन डेवलपमेंट को समझने के लिए या खुद डेवलप करने के लिए आपको पुराने चीजों को पढ़ना जरूरी है। और दैट्स वन रीजन व्हाई हम लोग अपना जो ये सीरीज शुरू किए थे, वैसे भी सीरीज आगे है, खत्म नहीं हो रहा है, कुछ और टॉपिक्स बाकी है। जब हम लोग अपना सीरीज शुरू किया था तो उस वक्त हमने क्या देखा था, जनरेशन देखा था कंप्यूटर का, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, वो सब इसीलिए पढ़े थे हम लोग, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कैसे करके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।